हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, नेपाल, चीन या बांग्लादेश? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। इसको आपको जीता है भारत ने। अब बात कर लेते हैं खो खो विश्व कप 2025 के बारे में। तो 2025 में इसका कौन सा एडिशन है? तो 2025 में इसका फर्स्ट एडिशन है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। आयोजन कहाँ पे किया गया है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया है आपके न्यू दिल्ली में। रनर अप कौन सा कंट्री रहा है? तो आपका जो नेपाल है वो 2025 खो खो वर्ल्ड कप का रनर अप कंट्री रहा है। इसमें खासियत क्या है वो भी समझ लीजिए। आपसे चाहे वो मेल कैटेगरी में पूछे या फिर फीमेल कैटेगरी में आपसे पूछे, दोनों का जो विनर कंट्री है वो आपका भारत ही है। इस बात को आप ध्यान रखना। और दोनों में ही रनर अप रहा है आपका नेपाल, चाहे वो मेल कैटेगरी हो या फिर फीमेल कैटेगरी हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा एथलीट का क्या नाम है? जिया रॉय, मैनोलो मार्केज, दिनेश देशबिंदु या फिर श्रीजेश त्रिपाठी? तो देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा एथलीट का नाम क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर होगा जिया रॉय। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे जो युवा एथलीट है जिया रॉय है। इनकी एज कितनी है जब इन्होंने पार किया था? तो मात्र ये 24 वर्ष की हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कब पार किया इन्होंने? तो आपका 24 जुलाई 2024 में इन्होंने इसको पार किया था। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जो कि भारत का एक राज्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिया रॉय। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पेंशन, वेतन का भुगतान, सब्सिडी या स्कूल की इमारत का निर्माण करना? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, पूंजीगत व्यय की बात की गई है। आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्कूल की इमारत का निर्माण करना। अब ये पूंजीगत व्यय करता कौन है वो समझ लीजिए। यानी सरकार के द्वारा ऐसा व्यय या ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि पूंजी का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। जहाँ पर आपका पूंजी का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो देखिए स्कूल की इमारत का निर्माण होना क्या है, आपका अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि सरकार के पास पैसा आएगा, जहाँ पर सरकार ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 स्कूल की इमारत का निर्माण करना पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कच्छ का रण या फिर इडुक्की? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है आपके भारत में जो जंगली गधों के लिए संरक्षित के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कच्छ का रण। अब कच्छ का रण कौन से आपके स्टेट में है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ पर आपके जंगली गधों को संरक्षित किया जाता है। जबकि जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है।
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके असम में स्थित है। जबकि इडुक्की कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। जो इडुक्की स्थित है ये आपका फेमस है एलिफेंट संरक्षण के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है आपके टाइगर रिजर्व के लिए, और जिम कॉर्बेट टाइगर के लिए, काजीरंगा है आपके एलिफेंट के लिए। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ पर है इसको भी आप याद रखना। क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय जंगली गधों के लिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कच्छ का रण। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, कपिल देव, देवानंद, शशि थरूर या फिर विल क्लिंटन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवानंद। देवानंद कौन है आपके, तो देवानंद आपके एक्टर थे जो कि बॉलीवुड, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रोमांसिंग विद लाइफ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सुदरीमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए सुदरीमन कप आपका 2025 का खिताब किसने जीता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चीन ने इसको जीता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका रनर अप कंट्री कौन रहा है, तो दक्षिण कोरिया कंट्री आपका रनर अप रहा है 2025 का। आयोजन इसका कहाँ पे किया गया था, तो आयोजन भी याद रखना है, जियोचॉन में आपका इसका आयोजन किया गया है, जियामोन में इसका आयोजन किया गया है, जो कि स्थित है यहाँ पे कहाँ पर, एक शहर है, चाइना का एक शहर है। इसका आयोजन कब किया गया है, तो आयोजन किया गया है आपका 24 अप्रैल से लेकर 3 मई 2025 के अंतर्गत। विनर रहा है आपका चाइना, रनर अप रहा है आपका दक्षिण कोरिया। सुदरीमन कप आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से आपका संबंधित है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे क्योंकि रेलवे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लेती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर, देहरादून, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछ रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड की राजधानी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई है, किसके द्वारा की गई है, इम्पोर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो 1767 ईस्वी में की गई है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। किनके द्वारा की गई थी, तो ये आपके अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, हरिसेन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसे हरिसेन ने बनवाया है। अब बात कर लेते हैं इसमें हरिसेन के द्वारा लिखी गई, कवियों के द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। अब जो ये आपके हरसेन है वो किसके शासनकाल में कवि थे आपके, यहाँ पे ध्यान रखना ये कवि हैं। शासनकाल किसका था उस समय, तो आपके समुद्र का जो समुद्रगुप्त हैं आपके, उनका शासनकाल था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे किसने लिखवाया है, तो यानी आप किसने लिखा है ये बात कर लीजिए यहाँ पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हरिसेन ने। थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता है, चाइना, इंडोनेशिया, जापान या फिर मंगोलिया। तो थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाइना ने इसको जीता है। अब बात कर लेते हैं कि चाइना ने इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, तो आयोजन किया गया है आपके चेंगदू में, और चेंगदू कहाँ है, ये भी आपका चाइना में है। आयोजन कब किया गया है,
तो आयोजन किया गया है 29 अप्रैल से लेकर आपका 5 मई 2024 के अंतर्गत, यानी 25 में आयोजन किया गया है, लेकिन ये थॉमस कप 2024 है। यानी मेल और फीमेल की अगर कैंडिडेट की बात करूँ तो दोनों में ही आपका ये मेल पुरुष के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए खेला जाता है और ये आपका बैडमिंटन प्रतियोगिता है। अगर बात करते हैं कि फीमेल में बैडमिंटन कौन सा होता है तो उबेर कप होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। और उबेर कप भी आपका फीमेल में चाइना ने ही विन किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाइना। 9th आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए 9th आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के विजेता की बात की जा रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत ने इसको जीता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका एडिशन कौन सा है, तो इसका एडिशन 9th एडिशन है। आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया है आपके यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज ने मिलकर इसका आयोजन किया था। रनर अप कंट्री कौन सा रहा है, यानी किसे हराकर हम जीते हैं? तो रनर अप रहा है आपका साउथ अफ्रीका। भारत का उस समय कैप्टन कौन था? इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके। तो कैप्टन है आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों ने ही इसका संन्यास ले लिया था इसके बाद में T20 फॉर्मेट से, इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप। आयोजन किया गया है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में। रनर रहा है आपका साउथ अफ्रीका, कैप्टन रोहित शर्मा थे। भारत का नहीं, ये सेकंड। अब ये टाइटल नंबर कौन सा है भारत का T20? तो ये सेकंड टाइटल है, इसको भी आप याद रखें क्योंकि जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह से बनेंगे। जबकि भारत ने फर्स्ट कब जीता था? तो 2007 में जीता था MS धोनी की कैप्टनसी में। अब जीता है 2024 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे अपना त्यागपत्र देगा, इसके बारे में इसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा भारत के उपराष्ट्रपति। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था? राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसे देगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी क्या क्या होती हैं? तो किसी भी व्यक्ति की जो अगर बनना चाहता है तो उसकी एज 35 ईयर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जनरली? तो जनरली इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आपका जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो वो आर्टिकल है आपका 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यकारी जो भी आपकी संसद या कार्यकारी संस्था होगी उसका कार्यवाही उसी के अंतर्गत की जाएगी। तो त्यागपत्र देगा भारत के उपराष्ट्रपति को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा दी थी? शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं या फिर बाज बहादुर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके राजस्व अधिकारी टोडरमल कौन थे, पहले तो बात कर लेते हैं। तो राजस्व अधिकारी थे आपके, किसके अंतर्गत अपनी सेवा प्रदान की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शेरशाह सूरी के अंतर्गत इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। शेरशाह सूरी का शासनकाल कितने से कितने साल तक चला था? तो इनका शासन चला था 1540 से लेकर 45 तक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये क्या थे? आपके राजस्व अधिकारी थे। जब शेरशाह का शासनकाल चला गया तो ये आपके टोडरमल अकबर के शासनकाल के अंतर्गत भी उन्होंने सेम पद ही आपका नॉमिनेट किया गया था या फिर कह सकते हैं कि इस पर वर्क किया था। अकबर का शासनकाल कितने से कितने तक चला था? तो 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल चला था और इसके अंतर्गत आपके टोडरमल को ही वित्त मंत्री बनाया गया था। इनके द्वारा एक पद्धति कही जाती है जिसे अपन
टैक्स वाली पद्धति कहते हैं, स्थायी पद्धति कहते हैं। इनकी काफ़ी प्रचलित है और कई बार ये क्वेश्चंस में आपके आती भी है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शेरशाह। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन के? तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण घाव जो होते हैं यानी जो वुंडेड होते हैं अत्यधिक रक्तस्राव होता है या थक्का नहीं जमता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के की कमी से। जबकि अदर ऑप्शन की बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से आपका कलर ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस आप कह सकते हैं कि ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से। विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव जो आपकी यानी प्रजनन होता है उसमें कमी आ जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला खिताब किसने जीता है? एरिना सैबालेंका, जेसिका पेंगुला, सिमोना वालेली या फिर मेडिसन कीज? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024-25 का खिताब महिला खिताब है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेडिसन कीज ने इसको जीता है। जबकि रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप रही है आपकी एरिना सैबालेंका, इसको भी आपको याद रखना है। मेडिसन कीज किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके यूएसए से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका पहला ग्रैंड स्लैम है, आपका टेनिस ग्रैंड स्लैम है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपके मेल पर्सन में किसने जीता है? क्योंकि मेल वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जीता है आपके जेनिक सिनर ने। इनको आप याद करना ना भूलिएगा, ध्यान रख लेना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, महिला खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025? तो जीता है मेडिसन कीज। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपकी यूएसए से। जबकि मेल पर्सन के अंतर्गत जीता है आपके जेनिक सिनर ने। और आपका ये क्या है, एक टेनिस प्रतियोगिता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001, 1973, 1984, 1985? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई है, किस वर्ष प्रारंभ की गई है, इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1973 में आपकी टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई। अब ये योजना जो प्रारंभ की गई थी, क्यों की गई थी, क्या उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य था वो है आपके टाइगर कंजर्वेशन। क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स है इसका उद्देश्य, यानी जो टाइगर्स हैं उनको कंजर्व करना है, संरक्षण प्रदान करना है। इसके लिए आपकी जो योजना है टाइगर परियोजना को प्रारंभ किया गया था 1973 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर प्लाज्मा? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इसको आप चेंज कर लेना। ये आपका रक्त लिखा हुआ है यानी ब्लड। तो रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है जो आपके ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कार्पल्स या फिर लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये आपके ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब बात कर लेते हैं आरबीसी की। आपके इनका कार्यकाल कितना होता है, तो टाइम पीरियड कितना होता है? तो इनका जो टाइम पीरियड होता है आपके शरीर में वो लगभग आपके 120 डे होता है, यानी 3 महीने तक ये जिंदा रहती हैं। ये आपके ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती हैं, ऑक्सीजन को भी ले जाती हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपके बॉडी में होते हैं उनको बाहर निकालती है। इसका वो भी कार्य आपका होता है। प्लस और क्या होता है, जो भी आपका फूड होता है उसकी वो भी आपका ट्रांसपोर्ट ये करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3
आरबीसी, आरबीसी के कारण ही आपके जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है, रेड होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व वन्यजीव नीति का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1965, 1969, 1992, 1961। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तो सही आंसर पहले देख लीजिए। विश्व वन्यजीव नीति का शिलान्यास किस वर्ष किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1961 में इसका शिलान्यास किया गया है। अब अगर आप एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 29 अप्रैल 1961 इसकी एग्जैक्ट डेट है, जो कि आपसे पूछी जाएगी। अब इसके किसके द्वारा इसको शिलान्यास किया गया या किसके द्वारा ये नीति बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आपके WWF के द्वारा, यानी वर्ल्ड वाइड एंड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपके विश्व वन्यजीव शिलान्यास नीति के, यानी WWF का? तो इसका जो हेड क्वार्टर है WWF का, वो है आपका बोर्ड में। बोर्ड कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए ये स्विट्जरलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका विश्व वन्यजीव नीति का शिलान्यास कब किया गया, तो सही आंसर होगा 1961। धातुओं का राजा क्या होता है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या फिर लोहा? तो देखिए इम्पोर्टेंट है, आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी धातुओं में राजा कौन कहलाता है? आपका लोहा कहलाता है। सॉरी, इसको चेंज कर लीजिए, लोहा नहीं है आपका, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सोना आपके धातुओं का राजा कहलाता है। रासायनिक इसका जो सरनेम होता है या रासायनिक, इसे केमिकल इंडिकेशन कहते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिस्ट्री में, तो AU होता है आपका। सोना आपकी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम धातुओं का राजा भी इसे कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोने की, क्योंकि आपके आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके क्या है, चमकदार होता है। यूज क्या होता है, तो इसका हम यूज ज्वेलरी बनाने में करते हैं। आपका आप आघात वर्धन्य होता है, अर्थात इसकी हम पतली पतली परतें भी बना सकते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। प्लस आपका ये टेंजिबल होता है, यानी टेंजिबल का मतलब है कि इससे हम वायर भी बना सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोना। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, प्रीति गिनी, सैम वाटसन या फिर बिल गेट्स? तो देखिए यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट है, 2025 की ये बुक है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के पैसे वालों में इनका नाम आता है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। इनमें एक व्यक्ति और है, सैम वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। इनकी जो पुस्तक है वो भी आपको लर्न करनी है। द विनर माइंडसेट इनकी एक पुस्तक है। जो कि इम्पोर्टेंट है, पहले भी कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल गेट्स के द्वारा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? जमुना, सरस्वती, सिंधु या फिर गंगा? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पहले देख लेना है कि पूछ क्या रहा है। तो नदी हिमालय के पार से निकलती है, वो पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपकी। सिंधु नदी, जैसे मैं मान के चला हूँ कि ये भारत के ऊपरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, मैंने इस तरह से यहाँ पे बनाया। तो ये जो सिंधु नदी है आपकी, वो यहाँ से निकलते हुए लद्दाख जम्मू कश्मीर से जाते हुए अभी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। इस चीज़ को आप याद रखना। और अपना जो पानी है वो अरेबियन सी में छोड़ती है।
तो ये निकलती कहाँ से है, तो टाइबेट वाले क्षेत्र से निकलती है जो कि चाइना में स्थित है, और यहाँ पर भारत से जाते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद ये चली जाती है आपके अरेबियन सी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सिंधु रिवर। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, लेड, टिन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर पारद। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि इस तरह के जब जब क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, तो वो आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पारद। क्या है आपका आंसर, सही आंसर होगा पारद। अब बात कर लेते हैं मिनी माता रोग के बारे में। तो ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। क्या है आपका, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है आपका, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यानी ये दिमाग से रिलेटेड आपकी बीमारी, न्यूरॉन से लेकर आपकी बीमारी है। अब मिनी माता रोग क्या नाम रखा गया है, क्यों नाम रखा गया है इसका, वो भी समझ लीजिए इतिहास इसका। तो मिनी माता एक शहर का नाम है। किसका नाम है आपका, शहर के नाम पर इस रोग का नाम रखा गया है, जो कि ये पाया गया था सबसे पहले कहाँ पर, जापान देश में ये पाया गया था। कहाँ पाया गया था, तो आपके वहाँ पर 1932 में आपकी कुछ फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे लोग, 1932 से 1968 के अंतर्गत, तो वहाँ पर ये से पाया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पारद। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता, एंथ्रेक्स, टीबी, रूबेला या फिर हैजा। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रूबेला। आंसर क्या होगा आपका, रूबेला होगा। रूबेला को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना। इसे हम जर्मन खसरा भी कहते हैं। क्या है आपका, जर्मन खसरा भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं, तो 3 दिवसीय खसरा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। देखिए एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि रेलवे किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कुछ भी नहीं पता। हम आपकी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आएँ, जिससे कि आप इन चीज़ों को कर सको। अब ये जो रूबेला रोग है उसका कारण क्या है, तो ये जब रोग होता है तो उसका कारण है आपका वायरस। पूछा गया था कि जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रूबेला। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, या केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो सही आंसर होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बात कर लेते हैं, इसे हम केमिकल नेम भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखना। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, सोडियम बाई कार्बोनेट। गांधी के बाद भारत, देखिए आपकी एक पुस्तक है गांधी के बाद भारत, पुस्तक किसके द्वारा आपकी लिखी गई है, बिपिन चंद्र, रामचंद्र, सतीश चंद्र या फिर उपेंद्र चंद्र। इम्पोर्टेंट है। तो ये लिखी गई है आपके एक इतिहासकार है रामचंद्र। क्या है ऑप्शन, सही आंसर होगा 2, रामचंद्र के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को प्रकाशित कब किया गया था, तो ये प्रकाशित की गई थी आपकी अगस्त 2007 में। कब की गई है, अगस्त 2007 में आपको प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में क्या लिखा है, तो इस पुस्तक में जब आपका भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद आपका क्या हुआ है भारत में, उनकी डेथ होने के बाद में, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है।
रामचंद्र को आपका साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट है, जब भी साहित्य अकादमी अवार्ड आते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस पुस्तक को दिया गया था या इनको दिया गया था आपके 2011 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा की जाती है? जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत जिला अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अध्यक्षता यानी बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाती है। अब ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जिसे हम क्या कहते हैं, या तो आप कई जगह पर सरपंच कहते हैं या फिर हम इसे मुखिया कहते हैं, और तीसरा नाम भी इसे हम ग्राम प्रधान भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जब बात की जा रही है आपके पंचायत की, तो पंचायत का गठन किस में किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल नंबर आपका 14 आपका कहता है कि ये आप किसके द्वारा आपकी संगठित की जाएंगी? तो स्टेट्स का कर्तव्य है, आपका राज्य का कर्तव्य है। जब आप ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंतर्गत और जाओगे तो आर्टिकल नंबर आपको मिलेगा 243। क्या है आपका? आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 और आर्टिकल 40 को आपको नहीं भूलना है। फिर से समझ लीजिए, आर्टिकल 40 में कहा गया है कि आपके ग्राम पंचायतों का गठन स्टेट्स का कर्तव्य है। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होना है, क्या होना है, कौन कौन होना है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल आपको 243 दे रखा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? चंद्र ग्रहण है आपका, उल्कापिंड, चंद्रमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आपके कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ये सभी सौरमंडल का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रह, उल्कापिंड और चंद्रमा इसके भाग हैं। अब बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल के अंतर्गत आपके कितने प्लैनेट हैं? तो सौरमंडल के अंतर्गत आपके प्लैनेट हैं आपके 8, और आपके इसके सेंटर में है जो वो क्या है आपका सन है, और सन के ये चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसके अंतर्गत आपके जितने भी आपके उपग्रह हैं जो ग्रह के यानी प्लैनेट्स के, वो आते हैं, चंद्रमा आते हैं, उल्कापिंड आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उस अंग को नाम दें जहाँ पर भ्रूण विकसित होता है। तो देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कौन सा अंग है जहाँ पर आपका भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी या फिर गर्भाशय ग्रीवा होगा। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाने हैं, तो चीज़ों को याद रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब क्या है। फैलोपियन ट्यूब में ही आपका जो एग्स होते हैं मेल और फीमेल के, दोनों ही फर्टिलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं आपके? एग्स फर्टिलाइज्ड होते हैं आपके, फर्टिलाइज्ड होते हैं, ध्यान रखना। यानी फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर होता है, जिसे हम हिंदी में निषेचन कहते हैं, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो देखिए जब भी हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? तो जो आपके देशांतर होते हैं, ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं, जिस पर आपका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका साउथ पोल है। तो ये जो मिडल वाली लाइन होती है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0 डिग्री आपकी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज या फिर अरावली। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका एक महाद्वीप है, साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जब भी आपकी लंबाई की बात की जाती है तो लंबाई की जब बात की जाएगी तो वो क्या होगा आपका, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके साउथ अमेरिका में, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका भी कहते हैं। अब ये अलग अलग और बात करते हैं। तो जैसे आपकी हिमालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके एशिया में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। अरावली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके भारत में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखना। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा 3 एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया था कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय, यूराल, अरावली या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं कि वलित पर्वतों का उदाहरण कौन से हैं। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी आपके वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय आपका स्थित है एशिया में। यूराल पर्वत स्थित है आपके यूरोप में। और अरावली स्थित है अपने भारत में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? वर्षा वन, भूमध्य रेखीय वन, पर्वत वन या फिर पर्वतीय वन। देखिए यहाँ पर पर्वतीय वन 2 बार हो चुका है। इस चीज़ को आप चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, पर्वतीय वन की जगह कर लीजिए पर्णपाती वन। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि कौन से वन आपके मानसूनी वन कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 भूमध्य रेखीय वन। अब देखिए कौन से वन होते हैं, मान के चलना ये आपकी अर्थ है और ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ, कितना है आपका 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री ये आप साउथ मान लीजिए। तो ये जो पोर्शन है आपका, सबसे ज़्यादा बारिश आपकी यहाँ पर होती है। इसी क्षेत्र वाले वनों को हम कहते हैं मानसूनी वन। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य रेखीय वन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका कहलाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब भारत सरकार अधिनियम 1909 वाले को क्या कहते हैं? तो इसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या है? मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है आपका। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 इससे मैक्सिमम आपका संविधान निर्माण का ये आधार है। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1940 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर या रवि शास्त्री। तो देखिए हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का जो कोच नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर आपके पहले भी केकेआर जो आपकी फ्रेंचाइज है उसके कोच रह चुके हैं। इन्हें 2025 में नियुक्त किया गया है। इनकी कप्तानी में कुछ विनिंग किया है भारत ने, तो बिल्कुल है आपका। अभी चैंपियनशिप आपकी जीती है। चैंपियनशिप कहाँ पे जीती है, तो ये आपकी 50 ओवर की चैंपियंस थी। जो आयोजक कौन था आपका, पाकिस्तान था। जिसका फाइनल कहाँ हुआ था, तो फाइनल हुआ था आपका दुबई में, यूएई में आपका फाइनल हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बल, न्यूटन, दाब, पास्कल, आवृत्ति, सेकंड, लंबाई, मीटर। देखिए एक तरफ आपकी यूनिट दे रखी है, दूसरी तरफ आपकी क्वांटिटी दे रखी है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति सेकंड। जबकि आवृत्ति की सही यूनिट क्या होती है, तो आवृत्ति की यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कई बार पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, हिमाचल, अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो देखिए लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 अरावली पर्वत से ये निकलती है। तो देखिए एक छोटा सा भारत का मैप देख लीजिए, जैसे आपको एक आइडिया लग जाए कि ये नदी कहाँ बहती है। तो यहाँ पर जो आपकी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए राजस्थान, गुजरात से जाते हुए अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ती है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है आपकी नदी, तो ये आपकी नदी बहती है राजस्थान में। और ये जो अपना पानी है अरावली से क्रिएट होती है और राजस्थान में जाके सूख जाती है। थोड़ी सी माफ़ करिएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिए आप। ये आपका पानी नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये दलदली भूमि में ही समाहित हो जाती है आपके राजस्थान में ही। यानी क्या है, आपकी समाप्त हो जाती है राजस्थान के मैदान में जाके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरावली। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, दादा भाई नौरोजी या विनायक दामोदर सावरकर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह जी के द्वारा आपके नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई है। भगत सिंह के द्वारा कब की गई थी, तो इनके द्वारा की गई है 1926 में। इसी आपकी सभा ने, इसी संगठन ने जेपी सैंडर्स की हत्या की थी कब, 1928 में। यानी मर्डर किया गया था 1928 में किसका, जेपी सैंडर्स का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह। पादप कोशिकाएं की भित्ति किसकी बनी होती है, तो देखिए यहाँ पे आपकी प्लांट सेल की बात की जा रही है, जिसकी भित्ति किसकी बनी होती है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेलुलोज या फिर ग्लूकोज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेलुलोज की ये बनी होती है। अब सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज आपकी एक प्रोटीन होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। यही आपका अंतर क्रिएट करती है प्लांट सेल में और पादप सेल में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22, 24, 22 या फिर 23 या 25। तो आपके भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है। तो पहले तो देख लीजिए ये भारतीय जितनी भी आपकी सूची है भाषाओं की, वो कहाँ मिलती है, 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत में। टोटल आपकी 22 भाषा हैं, 8वीं अनुसूची में है। इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में मात्र आपकी 14 भाषाओं को ऐड किया गया था
कुछ संविधान संशोधन होते गए और इसके अंतर्गत आपकी कुछ भाषाओं को जोड़ते गए। तो देखिए सबसे लास्ट में जोड़ी जा रही है बोडो। कौन सी आपकी बोडो है, डोंगरी है, आपकी मैथिली है और आपकी है संताली। इनको जोड़ा गया है आपकी 2004 में। क्या है, इनको जोड़ा गया है 2004 में, लागू कर दिया गया था। डेट एग्जैक्ट आपको लर्न करनी है। जबकि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। तो इनकी संख्या हो गई थी कितनी, 18 हो गई थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यानी सॉरी माफ़ करिए, इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 22 हो गई थी। ये चार जो लेटेस्ट हैं आपको इनको याद कर लेना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, 25, 46, 47 या फिर 48। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अक्सर करके खबरों में रहते हैं, कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 47 आपके डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन DC आपकी कैपिटल है। यहाँ पर जो आपके प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि भारत में जहाँ पर 5 वर्ष होता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कितना कार्यकाल होता है, 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ओनली कोई भी व्यक्ति 2 ही टाइम्स आपका प्रेसिडेंट बन सकता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि भारत में कितनी बार भी बन सकता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे, माधवन नायर, के राधाकृष्णन, किरण कुमार या फिर के सिवान। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आपसे कि भारतीय इसरो ने आपके चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उस समय भारत के कौन अध्यक्ष थे इसरो के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या सही आंसर होगा, क्या नहीं होगा, देख लीजिए इसका। सही आंसर होगा इसका के सिवान उस समय आपके अध्यक्ष थे, किसके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के। ऑप्शन सही आंसर होगा 4। तो इस प्रकार हमारे 40 क्वेश्चन आज के पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी कंटेंट और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत जल्दी आपका आज शाम को पैट 2025 का जो आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी। इसके अंतर्गत आपके GS जो पोर्शन है आपके 50 मार्क्स का, उसका हम रिवीजन करेंगे। ओनली टोटली जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस वाइज इसमें ऐड किए गए हैं, जिस तरह से आपका पैट 2025 का सिलेबस है। अगर आपको रिवीजन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।